नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं राज्यसभा सांसद काला कुर्ता और पगड़ी पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन मोर्चा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला। वहीं राष्ट्रपति भवन जाने के दौरान बीच में ही पुलिस ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन की तस्वीरों को अपने ट्विटर पर शेयर किया, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी कांग्रेस सड़कों पर के साथ कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल देखा गया। आज ऐसी समस्या जिसे हर व्यक्ति जुड़ रहा है। आज के घेराव से सरकार पर दबाव बनेगा। कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज किया आपको, वो कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? चौधरी सरकार को एक पार्टी को देश साबित करने की जो कोशिश हो रही है ना, उसके खिलाफ ये हमारा संघर्ष। जी, आज संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, आप भी उतरे पूरे देश में जी कांग्रेस पूरे देश में आज सड़कों पे है। और जब तक इस ढोंगी राष्ट्रवादी पार्टी का बेड़ा हम पार नहीं कर देते, इसको तड़ी पार, जैसे पहले तड़ी पार हुए थे ना, ये ऐसे इनको तड़ी पार करने के बाद ही शांति से बैठे। तो क्या लगता है आप? लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अग्निपथ योजना करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सड़क पर उतरकर बढ़ती महंगाई का विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे, बढ़ती बेरोजगारी पे काबू पाए, इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई हिंदुस्तान की जनता पे, हरियाणा की जनता पे लाद रखी है और महंगाई बढ़ा के केंद्र सरकार सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ पे ही 8 लाख करोड़ प्रति साल जो है अपनी जेब में डाल रही है, जनता पे बोझ बन रहा है। गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसान हो, सब वर्ग हैं वो इसका दंश झेल रहे हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने गुरुग्राम में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूका। कांग्रेस सरकार में खेल और युवा मंत्री रहे सुखबीर कटारिया ने बताया कि महंगाई पूरे चरम पर है। आटे से लेकर दाल तक महंगा हो गया है, जिसके चलते आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। सीएनजी से लेकर रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की आवाज उठाने के लिए ही कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है और प्रदर्शन कर रही है। तो महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम से। साइबर सिटी में कांग्रेस का हल्ला बोल दिखाई दिया। सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा गया, पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। हरियाणा के शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि देश में इस समय प्रजातंत्र है। तानाशाह सरकार तो कांग्रेस के समय में थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी भी सरकार को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया। साथ ही कहा कि देश में इमरजेंसी कांग्रेस के समय में थी और कहा कि अब अगर इमरजेंसी होती तो पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त की गई होती। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश में विकास की गति बढ़ी है। तो कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब प्रजातंत्र है। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में तानाशाही
रवैया अपनाया था। इमरजेंसी कांग्रेस के जमाने में लगी थी और इसीलिए अन्य पार्टियों को प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ विकास की बयार बह रही है। महंगाई पर सरकार ने कंट्रोल किया है। इमरजेंसी कांग्रेस के समय में थी, इसीलिए अन्य पार्टी के नेताओं को, अन्य पार्टियों को परेशान किया जाता था। अंबाला में आज इनेलो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ताऊ देवीलाल चौक से उपायुक्त कार्यालय तक वृद्धावस्था पेंशन काटने के विरोध में प्रदर्शन किया। उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले कुछ समय से हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही बुढ़ापा पेंशन में बड़ी तादाद में बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। जिन बुजुर्गों की इनकम 1,80,000 से ज्यादा है, उनकी पेंशन सरकार ने रद्द कर दी है, जिसको आप इनेलो पार्टी पूरी तरह से विरोध कर रही है। और इसी कड़ी में आज इनेलो कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा। कुरुक्षेत्र में पेंशन और सरकार की नई पॉलिसी के विरोध में इनेलो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई। इस दौरान प्रदेश भर में पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू हो, इसके लिए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। आज प्रदेश भर में इनेलो सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन कर रही है। देखिए, आज जो बुढ़ापा पेंशन है, आज की जो सरकार है वो उसे काटने का काम कर रही है। और सन 1987 में जो चौधरी देवीलाल जी द्वारा ये बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों के मान सम्मान के रूप में लगाई गई थी, और आज सरकार उसे काटने का काम कर रही है, जो बुजुर्गों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। तो हमारी पार्टी की ओर से आज हम यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन। रतिया नगर पालिका उप प्रधान पद को लेकर होने वाला चुनाव आज स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि शहर की 17 वार्डों के पार्षद और प्रधान ने उप प्रधान पद के लिए आज मतदान करना था। ये मतदान एसडीएम की देखरेख में होना था। मतदान नगर पालिका मीटिंग हॉल में कोई भी पार्षद ने पहुंचने के कारण स्थगित हुआ। आगे जल्द ही इसकी तारीख तय की जाएगी। आज रतिया नगर पालिका के उप प्रधान का चुनाव होना था। इसके लिए हमने 1 बजे मीटिंग रखी थी, जो कि एक विशेष स्तर था हमारा ये। इसमें कोई भी पार्षद या प्रेसिडेंट जो है हाजिर नहीं हुआ। कोरम इसका 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट होता है, यानी 9 कैंडिडेट कम से कम आने चाहिए थे, लेकिन इस मीटिंग में एक भी कैंडिडेट उपस्थित नहीं हुआ। अतः ये कार्रवाई अब समाप्त की जाती है और उप प्रधान के चुनाव के लिए आगे की तारीख दे दी जाएगी। तो आपको बता दें कि नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। तो आपको बता दें कि पार्षद प्रधान नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से मतदान नहीं हुआ, और अब मतदान के लिए नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। चलिए, बड़ी खबर का रुख करेंगे। हर खबर का बड़ा असर होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि हांसी में हर खबर का असर हुआ। पुलिस ने सुलझाई मामले में। पुलिस ने, आपको बता दें कि खुलासा किया है। तो ये बड़ी खबर, हर खबर का असर हुआ। पुलिस ने सुलझाई हांसी हत्याकांड की गुत्थी। सास बहू के 5 हत्यारे गिरफ्तार। आरोपियों ने डेयरी संचालक पर भी चलाई थी गोलियां। राजस्थान से किया आरोपियों को गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हांसी से हर खबर का बड़ा असर। पुलिस ने सुलझाई हांसी हत्याकांड की गुत्थी। आपको बता दें कि सास बहू के 5 हत्यारे गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने डेयरी संचालक पर भी की थी गोलियां बरसाई थी, और
इसी के साथ पुलिस ने इस मामले में अलर्टनेस दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो हर खबर ने इस खबर को क्योंकि प्रमुखता से दिखाया था और इसी वजह से उसका असर भी होता हुआ नजर आया। पुलिस ने सुलझाई हांसी हत्याकांड की गुत्थी, सास बहू के 5 हत्यारे पुलिस ने किए गिरफ्तार। आपको अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मोनिका, एक बहुत बड़ा मामला हांसी में हुआ था। लगातार 3 दिन से इस प्रकार की जो बड़ी घटनाएं सामने आ रही थी, उसमें हांसी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल जिस प्रकार से वकील की पत्नी और मां को मौत के घाट उतारा था और आज सुबह जिस प्रकार से एक डेयरी चलाने वाले पर फायरिंग की थी, उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के इलाके में उन लोगों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी, तो पुलिस ने जिस प्रकार से टीमें गठित की थी उसके आधार पर कार्रवाई की और उन 5 लोगों को दबोच लिया है। उन 5 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करी, जिसमें जवाबी फायरिंग भी की गई पुलिस की तरफ से, जिसमें एक अपराधी को गोली भी लगी है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार खबर ने इस खबर को उठाया था प्रमुखता से, उसका असर यहाँ पर साफ साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिन ये घटनाएं हांसी में हुई थी, चाहे वो विकास नामक व्यक्ति की मौत की बात हो या आज की जो घटना हो, प्रमुखता से हर खबर ने इस खबर को उठाया था और शासन प्रशासन तक इस खबर को पहुंचाने का काम जो हर खबर ने किया, उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है कि पुलिस ने बड़ी प्रमुखता से इस पे कार्रवाई की है और कार्रवाई में ये पुलिस को एक सफलता भी हाथ लगी है कि उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, और लगातार क्योंकि कानून व्यवस्था पर लगातार जो पुलिस प्रणाली है, उनकी कार्य प्रणाली है पुलिस की, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही थी और इसके लिए जरूरी था कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस भी इसको लेकर लगातार बात कर रही थी कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल अनूप, इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? क्या अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए मोनिका, जिस प्रकार से जो प्राथमिक जानकारी मिल पाई है, उनको अभी राजस्थान के इलाके से पकड़ा गया है और एसपी जो हांसी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उसके तुरंत बाद पूरी जानकारी सामने आएगी और इसके बाद जब उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी तो जो सभी मामला है इस घटना का पूरा वो सामने आ सकता है। लेकिन इसमें बात यह है कि जिस प्रकार आप बोल रही थी कि पुलिस पर जो कार्रवाई पर सवालिया निशान उठ रहे थे, तो वो लाजमी भी थे, क्योंकि इस प्रकार से तंत्र का फैल हो जाना कहीं लोगों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। जब हर खबर ने खबर को प्रमुखता से उठाया और शासन प्रशासन तक पहुंचा, तो कहीं न कहीं पुलिस भी सख्ते में आई और उसका परिणाम ये रहा कि आज पुलिस ने दबिश दी और उनकी जानकारी जुटा करके 5 लोगों को पकड़ लिया है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हिसार के आसी में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में पिछले 3 दिनों में लगातार 3 आपराधिक घटनाएं होने से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आज सुबह ही गाड़ी सवार 5 हथियारबंद बदमाशों ने डेयरी संचालक के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में डेयरी संचालक को हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हिसार रेफर कर दिया गया। शहर में 3 दिन में ये लगातार तीसरी वारदात है। इससे पहले बुधवार को पैरोल पर आए युवक की बदमाशों ने देर रात हत्या कर दी थी और गुरुवार को भी आदर्श नगर में कुछ बदमाशों ने एक वकील के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी, जिसमें वकील की मां और पत्नी को गोली लगी थी और दोनों की मौत हो गई थी। गुरुग्राम से एक बार फिर हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां सिक्योरिटी गार्ड को बाइक सवार से लिफ्ट लेना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक ने सिक्योरिटी गार्ड को नाम से बुलाया और कहा कि आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूं। इफ्को चौक पर पहुंचने पर बाइक चला रहे युवक ने सिक्योरिटी गार्ड को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद गार्ड बेहोश हो गया और आंख खोली तो देखा कि मोबाइल फोन और पर्स, यहां तक कि एटीएम भी गायब है, जिसके बाद बैंक खाते से 20,000 और 17,000 की 2 यूपीआई ट्रांजैक्शन भी देखने को मिली। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो जब वो मेन रोड पे जा ही रहा था तो
एक मोटरसाइकिल सवार ने उसके बराबर में आके मोटरसाइकिल रोकी और उसको नाम लेके पुकारा और उसको कहा तो मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ ले, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। आगे जाके इफ्को चौक के पास उसने मोटरसाइकिल रोकी और पेप्सी पीने के लिए कहा और उन्होंने वहाँ पे एक दुकान से पेप्सी खरीद के पी और उसके बाद इफ्को चौक पे वो आदमी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को 15 अगस्त से पहले दहलाने की कोशिश को एसटीएफ की टीम ने नाकाम कर दिया है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने देसी बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया है, जिस पर टाइमर भी लगा हुआ था। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के जीटी रोड पर मिर्ची ढाबे के पास से एक संदिग्ध की निशानदेही पर देसी बम को बरामद किया गया। संदिग्ध का नाम शमशेर सिंह बताया जा रहा है, जो पंजाब के तरन तारण का निवासी बताया जाता है। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कांग्रेस पर जमकर वो बरसे। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विधायक नैनपाल रावत ने बैठक की। बैठक में शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूलों में हो रही समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। विधायक नैनपाल रावत ने कांग्रेस की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उनके पास तो अपार धन है जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए कमाया है, इसलिए उनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। बैठक में मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे। एनआईटी फरीदाबाद के जीवन नगर गौची चौराहे पर बीते कई सालों से स्थानीय निवासी गंदगी के ढेर से परेशान हैं। यहां से लोगों को आवागमन करना मुश्किल हो रहा है। डंपिंग यार्ड के आसपास काफी सारे लोग रहते हैं। यहां पर पड़े कूड़े के ढेर से आने वाले बदबू के चलते कई लोगों को पलायन तक करना पड़ा। वहीं शनिवार के दिन इसी जगह पर नगर निगम ने अवैध मेला लगाकर पैसे की वसूली जो है वो करती है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक अपनी फरियाद लगाई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर स्थानीय निवासी नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। गंदगी बहुत ज्यादा है, सब जगह हमने शिकायत कर ली, पार्षद से शिकायत कर ली, नगर निगम में शिकायत कर ली, प्रशासन से शिकायत कर ली और कोई सुनवाई हमारी हो ही नहीं रही। कौन सी जगह है ये गौची है जी, गौची पीर बाबा गौची मोड़। ये कम से कम 4-5 साल हो गई थी। हाँ जी, और सेक्टर 55 भी है बराबर में। कोई मान लो ये तो हुड्डा के सेक्टर में रहे, इनकी भी सुनवाई ना हो रही बेचारों की। कारण सफाई के लिए जी, सफाई नहीं हो रही और दुनिया भर का गंद यहाँ आ रहा है चारों तरफ का। नाइट का मेरे हिसाब से तो यहीं आके गिरता है। इसमें 4-5 आदमी भी गुजर गए, बड़े पड़े पाए, पुलिस को एतला लगे, उठा के लेके गए। पेपर में भी आई है, हमने भी काफी कुछ किया। आपके सामने है, मतलब ये पशु भी यहाँ है जी। ये पैदल निकलने का तो दुश्वार है, वो बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम भी आएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये सामने मार्केट है, ये आधी बार खुलते हैं, आधी बार नहीं खुलती। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में अमृता हॉस्पिटल की प्री लॉन्चिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अस्पताल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 2400 बेड वाले ये अस्पताल जो कि फरीदाबाद में बनकर तैयार है, ये भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये अस्पताल माता अमृतानंदमय मठ के अधीन खुलेगा। आपको बता दें कि ये अस्पताल दिल्ली एनसीआर में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराने और इसके अलावा और भी कई सुविधाएं देगा। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से अस्पताल लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका और लाखों लोगों की आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी, जिन्हें लोग अम्मा भी बुलाते हैं, वो इस अवसर पर उपस्थित रहकर समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ समारोह में शामिल होंगे।
ये अमृता हॉस्पिटल कुछ नया अस्पताल होगा, जो जिस तरह का अस्पताल एनसीआर में कभी देखी नहीं गई, क्योंकि ये अस्पताल कोई कॉरपोरेट या कोई बिजनेस एंटरप्राइज नहीं कर रहा है, ये अम्मा कर रही है। और अम्मा सदगुरु हैं और सेवा का कई तरीका अम्मा ढूंढती है, तो हेल्थ केयर एक सेवा जो अम्मा उसके लिए इस हॉस्पिटल यहाँ बनाई है। ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट समान रूप से सभी वर्ग के पेशेंट को दी जाएगी। हम कोई बिना कोई कारण कोई डायग्नोस्टिक्स नहीं करेंगे, लोगों का टेस्ट बार बार नहीं करेंगे। जो शिकायत बार बार सबसे आती है कि लोगों को 2500 टेस्ट करा के बहुत पैसा लिया गया, वो यहाँ कभी नहीं होगा। कि अमृता हॉस्पिटल में जो भी अभी लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का सब विश्व के सबसे बेहतर जो मेडिकल टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट उपलब्ध है वो इंस्टॉल की जा रही है। अस्पताल जब फुल्ली, अभी तो हम फास्ट फेज 500 बेड चालू कर रहे हैं, लेकिन हमारे जब पूरा 2400 बेड चलेंगे तो लगभग 5,500 से 6,000 लोग यहाँ काम करेंगे इस अस्पताल परिसर में डायरेक्टली। लोगों को इसीलिए उम्मीद जगेगा कि इस हॉस्पिटल में जब वो पहुंचेंगे उनको पहले अम्मा के छवि दिखेगा और अम्मा का हंसता हुआ और अम्मा का दोनों हाथ ऐसे खुला हुआ उनको दिखेगा। तो जैसे कि कोई माँ कह रही है कि विश्वास करो मुझे, और अम्मा ही विश्वास जगाती है। तो हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि प्रधानमंत्री जी अग्री किए हैं हमारे हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करने के लिए। प्रधानमंत्री जी पिछले काफ़ी सालों से हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। अम्मा का जो जितना भी सोसाइटी बेस्ड वर्क है उससे प्रधानमंत्री जी बहुत ही इम्प्रेस्ड रहते हैं। कि अमृता हॉस्पिटल के अंदर करीब 81 सब स्पेशलिटीज़ होंगी। पीडियाट्रिक के 300 बेड्स हैं विद सुपर स्पेशलिटी। तो सारे सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सो जनरली लिवर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। हमारे यहाँ पे फेस, हैंड, कॉर्निया, स्किन, बोन, every bit of transplant would be done. उसके अलावा लिक्विड मैलिग्नेंसी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोथ फॉर पीडियाट्रिक अडल्ट हमारे यहाँ पे होगा। तो दवाओं के लिए हमारा एक इन हाउस फार्मेसी है और नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस के तहत हमें जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। हमारा कोचिन के अंदर एक फार्मेसी कॉलेज भी है जहाँ पे हम क्लिनिकल फार्मेसी का कोर्स रन करते हैं और हम स्प्यूरियस एंड नॉट फॉर स्टैंडर्ड ड्रग को टेस्ट करते हैं। तो हमें काफ़ी हद तक एक एक्सपीरियंस है कि कौन सी दवा काम करती है, कौन सी दवा काम नहीं कर पाती। उसी एक्सपीरियंस को हम फरीदाबाद में भी लेके आएंगे और उम्मीद है कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन की वजह से मरीज का क्लिनिकल आउटकम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।